हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मेरे वीडियोस के नेक्स्ट नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीतिकाल की रीतिबद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 3 हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 113 से। 112 तक हमने पिछले वीडियोस में प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 113। रीतिबद्ध कवि देव किस प्रकार के कवि हैं? तो दोस्तों, रसवादी कवि हैं। रीतिबद्ध कवि देव रसवादी कवि हैं। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कवि देव किस श्रेणी के कवि हैं, और पूछा भी गया है DSSB में। तो रीतिबद्ध कवि हैं पहली बात, और किस प्रकार के कवि हैं अगर ये पूछा जाए तब आप बताएंगे रसवादी कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 114। कविवर देव का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों, इनका पूरा नाम था देवदत्त। ठीक है, लेकिन इनको प्रसिद्धि किस नाम से मिली? कवि देव से। ठीक है, देवदत्त इनका पूरा नाम था, याद रखिए। प्रश्न संख्या 115। कवि देव किस जिले के थे? तो दोस्तों, इटावा के थे। कौन? कवि देव। और यह कहाँ का है? ये जिला उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 116। शिव सिंह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों, शिव सिंह सरोज में कविवर देव के 72 ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। 72 ग्रंथ। देखिए कितने सारे ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। ठीक है ना, याद रखिए। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। सुजान विनोद किसकी कृति है? तो दोस्तों, कवि देव की कृति है सुजान विनोद। प्रश्न संख्या 118। हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में कौन सर्वोपरि हैं? यानी कि नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले जितने भी कवि हुए हैं उनमें से सबसे ऊपर किस कवि का स्थान है? तो दोस्तों, कविवर देव का। ठीक है, नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने में। ठीक है, कविवर देव का सर्वोपरि स्थान है। प्रश्न संख्या 119। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कविवर देव हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सुजान विनोद हो या सुजान सागर हो, ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? देव कवि की। ठीक है, कवि देव कहो या देव कवि कहो या देवदत्त कहो, बात एक ही है। तो दोस्तों, इस तरह से अभी हमने देखा प्रश्न संख्या 119। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 120। कवि देव ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन में किसका परिचय दिया है? तो दोस्तों, कवि देव ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन में मौलिकता का परिचय दिया है, मौलिकता का। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 ध्यान दीजिए। कवि देव ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो दोस्तों, कवि देव ने 34 संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 122। कवि देव ने किस वृत्ति की विशेष रूप से चर्चा की है? तो दोस्तों, यहाँ पर वृत्ति पूछी जा रही है, वृत्ति। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इन्होंने तात्पर्य वृत्ति की विशेष रूप से चर्चा की है। किसने? कवि देव ने। प्रश्न संख्या 123 ध्यान दीजिए। कवि देव की प्रथम सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो दोस्तों, भाव विलास कवि देव की प्रथम सर्वश्रेष्ठ कृति है। सबसे श्रेष्ठ कृति, पहली कृति भाव विलास है कवि देव की। प्रश्न संख्या 124। कवि देव की कृति भाव विलास में किसका वर्णन है? तो दोस्तों, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन है भाव विलास में। ठीक है, नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन है भाव विलास में। और भाव
विलास किसकी रचना है? कवि देव की रचना है भाव विलास, याद रखिए। प्रश्न संख्या 125, ध्यान दीजिए। कवि देवकृत शब्द रसायन का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों कवि देवकृत शब्द रसायन का अन्य नाम काव्य रसायन है, काव्य रसायन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में शब्द रसायन को रस रसायन कह दिया था, तो वो गलत है, यहाँ पर मैं सही कर रही हूँ। काव्य रसायन है इसका दूसरा नाम, ठीक है, शब्द रसायन का। और ये रचना किसकी है? कवि देव की। प्रश्न संख्या 126, ध्यान दीजिए। कवि देव कृत शब्द रसायन यानी काव्य रसायन में किसका विवेचन है? तो दोस्तों कवि देव कृत शब्द रसायन यानी काव्य रसायन में ध्वनि, रस, गुण, अलंकार और छंद, त्रिविध शक्ति व तात्पर्यावृत्ति का विवेचन है। फिर से सुनिए, ध्वनि, रस, गुण, अलंकार और छंद, त्रिविध शक्ति व तात्पर्यावृत्ति का विवेचन है कवि देव की रचना शब्द रसायन यानी काव्य रसायन में, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है 127, जाति विलास। जाति विलास किसकी कृति है? तो दोस्तों यह कवि देव की कृति है। जाति विलास कवि देव की कृति है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 128, ध्यान दीजिए। कवि देव कृत जाति विलास में किसका वर्णन है? तो दोस्तों अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन है जाति विलास में, ठीक है। सौंदर्य मीन्स नायिका भेद, ठीक है। तो यानी जाति विलास में जो कि देव की रचना है, इसमें अनेक प्रांतों और जातियों की जो महिलाएं हैं उनके सौंदर्य यानी उनके नायिका भेद का वर्णन है। प्रश्न संख्या 129, ध्यान दीजिए। कवि देवकृत प्रेम चंद्रिका में किसका वर्णन है? तो दोस्तों कवि देवकृत प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्म्य, महामात्य और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन है। फिर से सुनिए, विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महामात्य और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन है प्रेम चंद्रिका में, ठीक है। और प्रेम चंद्रिका किसकी कृति है? तो ये कवि देव की कृति है। प्रश्न संख्या 130, ध्यान दीजिए। कवि देवकृत देव शतक कैसा ग्रंथ है? तो दोस्तों आध्यात्मिक ग्रंथ है। कवि देवकृत देव शतक, ठीक है। शतक मीन्स 100, संख्या 100, ठीक है। तो यहाँ पे देव शतक कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 131, कवि देवकृत देव शतक में किसका वर्णन है? तो दोस्तों कवि देवकृत देव शतक में जीवन और जगत की असारता, जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व और प्रेम के महामात्य का वर्णन है। फिर से सुनिए, जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व और प्रेम के महामात्य का देव शतक में वर्णन है। और देव शतक किसकी रचना है? मैंने अभी बताया, कवि देव की रचना है। प्रश्न संख्या 132, ध्यान दीजिए। कवि देवकृत देव चरित्र कैसा काव्य है? तो दोस्तों कवि देवकृत देव चरित्र प्रबंध काव्य है। कवि देवकृत देव चरित्र प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 133, ध्यान दीजिए। कवि देवकृत देव चरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो पहली बात तो प्रश्न में यहाँ स्पष्ट है कि देव चरित्र जो है वो एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। और इसमें कृष्ण के जीवन से संबंधित, ठीक है, और इसमें कृष्ण के जीवन से संबंधित काव्य रचना की गई है, ठीक है। ध्यान रखिए, कवि देवकृत देव चरित्र में कृष्ण के जीवन से संबंधित काव्य रचना की गई है और ये एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 134, ध्यान दीजिए। कवि देव किस नाटक के रचयिता कवि हैं? तो दोस्तों देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, बहुत पूछा गया है ये। तो यहाँ पर देखो बात अब किसकी आ रही है? नाटक की बात हो रही है,
ठीक है, नाटक है ये, ध्यान रखना। यहीं पे फंसाते हैं वो, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, कि ये कविता है, कविता या काव्य लक्षण वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो देव माया प्रपंच, पहली बात कवि देव की रचना है। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है, तो आप कहेंगे नाटक। ठीक है, नाटक। प्रश्न संख्या 135, ध्यान दीजिए। कवि देव कृत देव माया प्रपंच किस नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है? पद्यबद्ध अनुवाद है किस नाटक का, ये बताना है। कौन सी रचना? कवि देव की देव माया प्रपंच। ठीक है, तो संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय, संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है देव माया प्रपंच, याद रखिए। ठीक है, और देव माया प्रपंच किसकी रचना है? कवि देव की। ठीक है, और ये हिंदी में है, और जबकि यहाँ पर संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का प्रभाव के नाटक के पद्यबद्ध अनुवाद की बात हो रही है। यानी कि जो प्रबंध चंद्रोदय नाटक था वो किस भाषा में था? संस्कृत में था। उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? पद्यबद्ध अनुवाद तो कवि देव ने किया, जिसे हमने देव माया प्रपंच नाम दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 136, अष्टयाम। अष्टयाम किसकी कृति है? तो दोस्तों कवि देव की कृति है अष्टयाम, और बेहद प्रसिद्ध कृति है। तो इस तरह से अभी हमने देखा प्रश्न संख्या 136। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 137। कवि देवकृत अष्टयाम रचना में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों कवि देवकृत अष्टयाम रचना में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया गया है किसमें? अष्टयाम में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 138, ध्यान दीजिए। कवि देव को किस दृष्टि से अधिक सफलता मिली है? तो दोस्तों आचार्यत्व की अपेक्षा कवि की दृष्टि से आचार्य देव को अधिक सफलता मिली है। ठीक है, यानी कि हम इन्हें आचार्य देव नहीं कहेंगे, हम इन्हें कवि देव कहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आचार्यत्व की इतनी प्रसिद्धि इन्हें नहीं मिली। किसमें मिली? कवि की दृष्टि से मिली। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 139, कौन सा कारण देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है? यानी ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो कवि देव थे वो कवि ही कहलाए, ना कि आचार्य। वे आचार्य क्यों नहीं बन पाए? तो काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में विरोधाभास। तो काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में विरोधाभास के कारण ही देव को आचार्यत्व प्राप्त नहीं हो सका। ठीक है, यानी कि आचार्यत्व प्राप्त तो हुआ, लेकिन प्रभावशाली आचार्यत्व प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए। ठीक है, वे सिर्फ कवि रूप में ही ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न संख्या 140, ध्यान दीजिए। अलंकार निरूपण में देव ने किसको आदर्श माना है? तो दोस्तों केशव दास को। अलंकार निरूपण में देव ने केशव दास को आदर्श माना है। प्रश्न संख्या 141, पंक्ति है, ध्यान दीजिए जरा। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। ठीक है, यानी नवरसों की बात हो रही है कि सिंगार के लिए नवरस का होना ज़रूरी है, कुछ इस तरीके से मतलब। ठीक है, तो यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति कवि देव की है। ठीक, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। ठीक है, याद रखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के नेक्स्ट नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।